हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 30 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। कल गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के संबंध में कंप्लीट गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें खुलनी है और कहां पर कितनी छूट दी गई है, इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। 7 सितंबर से मेट्रो चालू हो जाएगी, लेकिन स्कूल्स बंद रहेंगे। तो यहाँ दे रखा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देश शनिवार को जारी कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। सरकार ने शर्तों के साथ मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र के निर्देश के बाद 7 सितंबर से लखनऊ में भी मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि आवास व शहरी विकास मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह से मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही एसओपी जारी करेगा। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि 9वीं या 12वीं के बच्चे अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर, तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरत है, अनुमति दी जाएगी। साथ ही यहां दे रखा है, राजनीतिक धार्मिक आयोजन के लिए 100 व्यक्तियों को परमिशन दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही यहां कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें सशर्त इजाजत दी गई है। ये हैं, ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 50% तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य संबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं। साथ ही कुछ फील्ड ऐसे हैं जिन पर अभी बिल्कुल भी परमिशन अलाउड नहीं है, जैसे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर, और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। तो इस गाइडलाइन से स्पष्ट हो चुका है कि स्कूल अभी भी 30 सितंबर तक आगे एक्सटेंशन कर दिया गया है कि ये बंद ही रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल, कॉलेजेस और प्राइवेट कोचिंग संस्थान ये सभी बंद कर दिए गए हैं। अभी ये नहीं खोले जाएंगे 30 सितंबर तक। वहीं दूसरी ओर बीएड, बीईओ और साथ ही नीट, जेई जैसे एग्जाम्स हैं जो कि भारी संख्या में इसमें छात्र सम्मिलित होने वाले हैं। तो कोरोना कोई ऐसा पार्शियलिटी करने वाला किसी के साथ नहीं है कि नीट और जेई का एग्जाम है तो कोरोना नहीं होगा, वहीं स्कूल खुल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो ये आप स्वविवेक पर डिपेंड करता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए गवर्नमेंट किस तरह से दोहरी नीति अपना रही है, क्योंकि कोचिंग संस्थान और स्कूल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। होता अगर यह कि बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएं देते हुए अगर स्कूल खोले जाते तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। इससे से अधिक बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर गवर्नमेंट इतनी ही हितैषी है तो एक प्रश्न चिन्ह यह भी खड़ा होता है कि जितनी शीघ्रता दिखा रही है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में, क्या इतनी ही शीघ्रता लंबित पड़ी भर्तियों को संपन्न कराने में नहीं दिखाई जा सकती है? जो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को बहुत ही ज्यादा तत्परता से डिसीजन दे रहा है। जो सालों से भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं उसको लेकर इतनी सचेतता क्यों नहीं दिखाई जाती है? तो यह सवाल आपको जरूर करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे न्यायपालिका हो, या फिर आपके कोई मंत्री जी हो। नेक्स्ट अपडेट है जेई और नीट के एग्जाम के विरोध में उतरे हुए छात्रों को लेकर, जहां एक तरफ गवर्नमेंट ने कमर कस ली है और जेई नीट की परीक्षाएं कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, वहीं छात्र संगठन भी हैं और कई राज्य भी ऐसे हैं जो इन परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। तो यह आर्टिकल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यहां पर कैंडिडेट्स ने मानव श्रृंखला बनाकर और अपने आर्म्स में काली पट्टी बांधकर इस परीक्षा को कराने का विरोध किया है। तो यहां दे रखा है, कोरोना काल में जेई मेंस और नीट कराए जाने के विरोध में समाजवादी छात्र सभा एवं युवजन सभा के छात्रों ने शनिवार को तीसरे दिन छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज किया है। माहौल खराब ना हो इसके लिए सुबह से ही छात्र संघ भवन पर काफी संख्या में फोर्स तैनात थी। छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में कोई भी परीक्षा कराना बिल्कुल अनैतिक है। युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों की जान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा और अन्य मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो परीक्षाओं के आयोजन का एक राजनीतिक और सियासी रंग ले लिया है। अब यहां कैंडिडेट्स के फेवर और अगेंस्ट बात नहीं चल रही है, अब यहां पार्टियों का विरोध और सरकार का विरोध खुलकर सामने आ रहा है। तो आप किसी भी पार्टी का देख लीजिए जो अपोज में है, अपोजिशन में है, वो खुलकर इन एग्जाम्स का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जहां एक तरफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं इन परीक्षाओं का, वहीं गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और साथ ही इन परीक्षाओं को कराने के लिए विशेष आगाह किया है राज्यों को, क्योंकि जो राज्य विरोध कर रहे हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि वे विरोध को छोड़कर अपनी तैयारियों में पूरा फोकस करें। यहां देखा, जेई और नीट की परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट रुख के बाद भी इसका
विरोध और परीक्षा में असहयोग राज्यों को भारी पड़ सकता है। केंद्र ने भी इसे लेकर सख्त रुख दिखाया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और दूसरे आला अधिकारियों को परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियां में किसी की तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र के रुख को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित करने की मांग पर अड़े राज्यों के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। उड़ीसा सारे विरोधों को दरकिनार कर परीक्षा की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। वहीं अन्य राज्यों ने भी परीक्षा की तैयारियों को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। इन सब के बीच शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राज्यों के साथ संपर्क कर पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुई है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो यह केंद्रीय स्तर की परीक्षा है। इसकी तैयारी जनवरी से शुरू हो जाती है। यदि कोरोना की स्थिति नहीं होती तो यह परीक्षाएं अप्रैल से मई में हो चुकी होती। वहीं कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो राज्य परीक्षाओं को कराने से मना नहीं कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्यों के सहयोग और असहयोग का आकलन परीक्षाओं के बाद किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय पहले भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे लेकर चिट्ठी लिख चुका है। तो यहां पर जो केंद्र सरकार है उसने राज्य सरकारों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे परीक्षाओं की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। नेक्स्ट अपडेट है एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 4500 रिक्त पड़े पदों को लेकर, और ये पद आरक्षण के कारण भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रहे हैं। यहां दे रखा है अधिकारियों की अदूरदर्शिता का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। भर्ती निकलने की आस में बैठे प्रतियोगियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं अधिकारी किसी न किसी बहाने से भर्ती लटकाए हुए हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में। कई साल इंतजार करने के बाद भर्ती का अधियाचन बिना सारी प्रक्रिया पूरी किए जारी कर दिया गया। अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण न लगाने के कारण प्रक्रिया लटक गई है। फाइल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उच्च शिक्षा निदेशालय के बीच दौड़ रही है। जिम्मेदार उचित कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए जून 2019 में विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कुछ माह पहले शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दे दी थी। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनी आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक ने आरक्षण निर्धारित करने की गुजारिश की है। उक्त मामले में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि आरक्षण किस रूप में लागू होना चाहिए उस बारे में शासन से पूछा जाएगा। शासन जैसी अनुमति देगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बिना शासन की अनुमति के लिए आरक्षण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यूपी गवर्नमेंट चाहे कितना भी चीख चीख कर कहती रहे कि गवर्नमेंट हमारी बहुत ज्यादा योग्य है, हमारे अधिकारी बहुत योग्य हैं, लेकिन अपनी योग्यता का परिचय यूपी गवर्नमेंट और उनके योग्य पदाधिकारी देते रहते हैं समय समय पर, चाहे वे शिक्षा मंत्री हों, चाहे वे विशेष सचिव हों या किसी भी आयोग के अधिकारी रहे हों। उदाहरण के तौर पर आप 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को देख ही सकते हैं। यह अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है भर्ती, और अगर इसका रिकॉर्ड बनेगा तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक खींचने वाली भर्ती मानी जाएगी। इसमें बेचारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कोई कसूर नहीं है। इनके योग्य सचिव इतने ज्यादा योग्य थे, योग्यताधारी थे, जिन्होंने योग्यता की बात की जाए तो पृथ्वी तो छोड़िए अन्य ग्रहों की योग्यता को भी पीछे पछाड़ दिया था, और कट ऑफ को जस्ट एग्जाम होने के अगले दिन कट ऑफ अप्लाई किया गया था। अगर वे ही अधिकारी उस कट ऑफ को एग्जाम से पहले या प्री डिसाइडेड बता देते, प्री डिसाइडेड भी छोड़िए अगर एग्जाम वाले दिन भी बता देते, तो शायद ये भर्ती 2 साल लंबी नहीं खिंचती। लेकिन उनकी अदूरदर्शिता का ही परिणाम है जो ये भर्ती लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और अभी तक अधर में फंसी हुई है। और ऐसे योग्यताधारी अधिकारियों को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है प्रमोशन, और अन्य जो उच्च विभाग हैं उन आयोग के सचिव बना दिए जाते हैं। चाहे वे सुत्ता सिंह रही हों, चाहे वे अन्य सचिव रहे हों, ऐसे अधिकारी और ऐसे सचिव जो कि भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त पाए जाते हैं, उनको अन्य विभागों का उच्च सचिव या अधिकारी बना दिया जाता है। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार और उनके अधिकारियों की योग्यता का एक बहुत ही छोटा सा परिचय। नेक्स्ट अपडेट है नई भर्ती को लेकर, जो कि टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां आने वाली हैं। यहां दे रखा है नई भर्ती में टीजीटी बायो को बाहर और विज्ञान का आवेदन लिया गया। यहां दे रखा है प्रदेश के तकरीबन 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी पदों पर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक संभावित भर्ती में हाई स्कूल स्तर पर टीजीटी बायो को बाहर कर दिया गया है। इस बार अन्य विषयों के साथ टीजीटी विज्ञान विषय का चयन होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिलों से जो अधियाचन मंगाया है उसमें टीजीटी बायो का अधियाचन नहीं है। 2016 में टीजीटी पीजीटी के 10,000 पदों को भर्ती निकाली थी। टीजीटी जीव विज्ञान के 304 और विज्ञान के 1,140 पद थे। भर्ती की समीक्षा के बाद 12 जुलाई 2018 को टीजीटी बायो की भर्ती यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि यह विषय हाई स्कूल स्तर पर अलग से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए औचित्य नहीं है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि टीजीटी बायो को एक सिरे से हटा दिया गया है, केवल विज्ञान के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। साथ ही इस भर्ती को लेकर लगभग 67,000 अभ्यर्थी भटक रहे हैं। टीजीटी बायो के अलावा
हाई स्कूल स्तर पर कास्ट, शिल्प, पुस्तक कला, आशुलिपि, इंटर स्तर पर पीजीटी वनस्पति विज्ञान, जबकि हाई स्कूल व इंटर स्तर पर संगीत विषय समाप्त कर दिए थे। इनमें से टीजीटी वायो के 304 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उप सचिव ने इसकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार कराने का भरोसा दिलाया था। तो आप देख सकते हैं, मैं बार बार वही बात दोहराना नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की योग्यता यही है कि कोई भी विज्ञापन, कोई भी भर्ती बिना विरोध और बिना विवाद, बिना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कंप्लीट नहीं हो सकती। और एक चीज मैं और विशेष कहूंगा, गवर्नमेंट चाहे कितने भी बदलाव क्यों ना कर ले, चाहे सीईटी अप्लाई कर दे या एनटीए या कोई भी संस्था बना दे, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक संस्था तैयार की जाती है, खासकर विशेषकर उत्तर प्रदेश, और मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। यहां पर कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ प्रोग्राम तैयार नहीं किया जाता है जो डायरेक्टली लाकर अप्लाई किया जाए और स्टूडेंट्स को कहा जाए कि हमने ये विशेष बदलाव किया है और आपको ये फायदा होने जा रहा है। यहां जो भी बदलाव होगा प्रोजेक्ट के तौर पे होता है और उसके बाद में तमाम खामियां निकलती हैं और एक नया विभाग बना दिया जाता है। आप चाहे कोई भी ले लीजिए, अगर मैं सरकार की बात करूं तो आप जीएसटी ले लीजिए या अदर कोई भी आप स्कीम ले लीजिए, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्लाई की जाती हैं और इसमें संशोधन पे संशोधन किए जाते रहते हैं। अगर आपके इतने ही ज्यादा योग्य अधिकारी हैं, योग्य गवर्नमेंट है, तो कोई भी सॉलिड प्रूफ प्रोग्राम आप लोग क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हैं? उसमें क्यों इतने संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? अगर आप पुराने आयोगों से काम नहीं निकलवा पा रहे हैं तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि नए आयोगों से आप काम निकलवा लेंगे? अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो शिक्षा आयोग बन रहा है जो कि चयन कराएगा, लेकिन अभी तक उसका खाका ही तैयार हो रहा है। 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, सिर्फ अखबार में सुर्खियां बटोरने के लिए ये खबरें छपती रहती हैं और साथ ही 1 वर्ष का समय रह गया है। आपके सामने बस ऐसे ही विज्ञप्ति आती रहेंगी, उनमें विवाद होते रहेंगे और उनमें संशोधन के नाम पर 1 साल ऐसे ही कट जाएगा। इतनी देर में आप बस वोट के नाम पर ठग लिए जाएंगे और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अपडेट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को लेकर। कल 29 अगस्त 2020 को खेल दिवस के अवसर पर माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से सभी खिलाड़ियों और संबंधित संस्थाओं को खेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया है और इसमें टोटल 74 जो कैटेगरीज हैं उसमें ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उस वीडियो से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गई आज 30 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें तुरंत। और साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है RAVINDRA रविंद्र VILA विला, ये टाइप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो रविंद्र विला नाम से आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।